के मतलब लाते सर मतावे सर मचंडे सर मचारे मर्दों के चतुर रीवड़ा वतारा यक्कर कोतकना सज्जे कोमरी ग्वाजेंत कना भले चावती अमा मादनी राया पद नकलजा ईवड़ी मर्दों के इंचो साला अमा यक्के नजरिया लेका सरा सफर करान बंद वाद ग्वजान भी नस्ल बदल बयान बंद भले वाजकार अमा जागे उस्तातगन तो अमा कारा कनगान माँ मन कम्मु के हैरानगी हो कम्मु की माँ जिक्कई अमावाद अभी कि माँ वादे वाजा यूसुफ मस्ती का ने बाबत कम्मु के दूसरी जो पटवन कन गया था माँ जेड़ गया था कि मैं ची बेजीड़ा ची बेकना ची बोसा कि मन बाज वादे के मतलब माँ जारची नहीं ना पता ओ नहीं मन के जारची नहीं रो मैं बायदे वाजा बारी का चीज़ें भेजाना घोड़ा मन लाते पटवन के शुरू को मैं दीप के गौस बख्श भेजन जो आगे दां के अकबर भुगठी अदरा या के वाजा अतावल्ला महंगला दरा वाजा सज्जे ना निगो मैं अरुवड़े दीवान को था पता चेदो दिन तर के मैं सोता मैं चाह रहा कि गल्ला बीएसओ बगैर दां के मर्ची अवामी वर्कर पार्टी सरू की अदरा वाजा सज्जे ना नहीं सरू की को था सरकमाशी को था ई वड़े मतलब किरदे वो पता मैं दूमी ने मैं चाह रहा कि ई वड़े मर्दमम नप चेस्ट न कोता नप ये माना है कि मच्छी के दौरा सियासत ये वड़े चाह रख भी कि कई चिंचकें बनाई माड़ी कई चिंचकें बनाई गाड़ी कहे कुजाम दाबा मल्ली और चेवड़ा निंदित तो बात के ये चीज़ न चाह रहा भले कस ये चीज़ नचारी के कुजाम आधा कहे कई गुण ओछता था बिता कुजाम आधे कुजाम वादे लोट जीवितगा ओ आ वादा मर्दमा लोट चिवड़ा पेलो गुतगा ई हिसाब आगा माँ वाजा नामा बिगरा बड़ा मनी आला वाजा यकता जताई एक सियासी सियासतदान सियासतदान थे वो मना ये हिसाब मतलब सकबाज दोस्त भी माँ हम इसका बोलकर नसीर शहरा नादरकन गए था भले विवक्स मरी दस्ते छिया नज़ीर गए वो मशमी वादाबाज जवाल नकना नू माँ तवर्जना वाजा अवामी वर्कर पार्टी सरकमाश इंडिजीनियस राइट अलायंस से बुनगिजकर वो लेफ्टिस्ट या के चप्पी दस्ते सर मतावी राजदोस्त राजदार सियासतदान वाजा यूसुफ मस्तिकाना के बैत होती गुस्ता का बेटा गोत्रम ने चापा वाजा यूसुफ मस्तिकान दुरुस्तांचे पेश हम बाशिंदगान सिद्दीक वोट और अवामी वर्कर पार्टी कराची है मिन्नतवारा के मर्ची आया मनी नाम सरा जब प्रोग्राम है भूंगे जो संगता हमीचो के मनी तारीफ मर्ची में इश्को मैशी काबिल न मनी जद्दोजहद कसी सरा एहसान नहीं मनी जद्दोजहद मनी नज़रिया मनी मखलूक दोस्ती और आइए मोहब्बत वजह मन तनी वदी अमा डगरा उश्तातगा के मोती कौमारा ये मुल्क के बज़गे मखलूकारा छिवड़ा सहारा दात कना या न कना वजह ये सियासत राह बाज घराने रहा ये सियासत राह तहा बाज़ मुश्किलात का हैं भले अगर एक मर्दबे ज़हनी तौर पुख्ता हैं ज़हनी तौर तैयार हैं आइए वास्ता ये मज़ले मुश्किलात भी हिच नहीं मनी सियासी ज़िंदगी मनी जवानिया से शुरू होता
बल्कि हम वक्त में स्कूल भी थे स्कूल ज़माने का मांचू महसूस को था कि मनी कौम और मनी कौम मखलूक रहा इदे मखलूक ये रियासत मखलूक मर्दम न समझा इंसान न समझा मैं ज़ुबान सरा भी मस्करा करना मैं निंदो न्याद सरा भी मस्करा करना और ये सरपत माँ कि ये कौम के हस्ते हैं ये बिल्कुल बेकार हैं कौम है वो ईशानी सरा राज कनगे यकीन तरीका है कि ईशानी सरा हर वक्त फ़ौज कशी भी करें अच्छी तवारावती चिस्त का आइए सरा फ़ौज तो पंग उछता था अमा वक्ता छे मैं फैसला को कि मैं जद्दोजहदा दाके जिंदगा मैं जद्दोजहद था शामिल मां और ये जद्दोजहदा रमा नैला कहाँ होती मर गया मर्ची में शुमे देमाया शुमे को गप्पाया बीतकंत के दे में साला में शुमे को मबा ये मुमकिनात अस्ता कि शायद मन दे में साला शुमे को नबा दे में साल छे मुमकिन शशमाया रंगवी में शुमे को मबा भले मनी एक ख्वाहिश है मनी एक अर्ज से शुमारा हस्त कि ये जद्दोजहदा ताकतवर बेकने ये जद्दोजहदा देमा बेबरे मुख्तलिफ अदवारा मुख्तलिफ यलगार में सरब होता अंचो के वाजह अमीर गुल खान नसीर एक शायर को मंदगी शायर गुशां कि बेशक तो बकुश जुल्म बिकां आस बिजां मंदारे सरा हक गुशां चुप बना जिंदगी राह बाज तलख है और चूँकि उस्मान बलोच साहिबा को मोती ख़ानदान है वो थी पैसे वो थी माँ से वो थी गुआरे वो थी ब्रातानी दुरुस्तानी मिन्नत वारा क्या आया मना कदी इराए अचे रोके के कोशिश न को बल्कि मनी हिम्मत अफजाई को तश हालांकि भुट्टो दौरा मैं सरा मजने यलगारी भी था भुट्टी साहब के गवर्नर वो भुट्टी साहब इंक्वायरी पच को मैं खिलाफा कि शाम नए पे गवर्नमेंट मजने कमाए था अच्छो नए पे डोला इंक्वायरी भी मैं सरा भले एच तर न करो कोशिश ये भी कि माँ मनी ख़ानदान कॉम्प्रोमाइज़ भी का नए पा यल बिदा और भुट्टो साहब पार्टी शामिल भी मनी पेस्तारा गिरफ्तार को थे मनी नाकवारा गिरफ्तार को थे मनारा गिरफ्तार को थे मारा बुरते कुली कैंप मिलिट्री कैंप कोयटा है उदा ब्रिगेडियर बशीर साहब हस्ता है कि आ कुली कैंप इंचार्ज आ आइया महाराज बुथी दे मानंदार है और बलोचाना दुश्मनदार सत्तार गबोला चे बिगड़े ताकि जाम लसबेला दुरुस्ताना दुश्मनदार थे ये तो सब बलोच हैं सब गद्दार हैं माँ ये जवाब दा मंगो ब्रिगेडियर साहब आज से पहले मैंने सियासत नहीं की स्टूडेंट पॉलिटिक्स में मैं रहा लेकिन इससे पहले मैंने सियासत नहीं की आज मुझे पता चला है कि मेरा कौम गुलाम है मेरे बस में अब मैं सियासत करूंगा और मेरे बस में इस मुल्क को तोड़ने के लिए जो भी होगा मैं करूंगा क्योंकि आज़ादी का हक मुझे हासिल है आप गुलाम बनाओगे मैं अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ूंगा आप मुझे फांसी दें आप मुझे लटकाएं आप मुझे जो भी करें मैंने अब ये तहिया कर चुका हूँ क्योंकि मैं जज्बाती था नौजवान था मैंने ये तहिया कर चुका है कि इस रियासत में हमने नहीं रहना है मुझे ले गए सेल में आप यकीन जाने वो सेल ऐसा डरोना सेल है कि इतनी से तो उसके दरवाजे हैं झुक के अंदर जाओ तो देखो वो सारे अजियत के सामान पड़े हुए हैं और वो पहले तो ये मुझे बताया इधर हमने फ़िलाने को लटकाया
इधर हमने उसको बांधा, इधर हमने ये किया। अब आप अगर सच्ची बात हमसे नहीं करोगे तो हम आपके साथ भी यही सलूक करेंगे। सच्ची बात क्या थी? प्रेशर था कि नैब के खिलाफ जो केस चल रहा है उसमें आप लोग गवाह बने। मैंने कहा जी मैंने तो ब्रिगेडियर साहब को भी कह दिया है और सूबेदार मेजर साबिर साहब आपको भी कह रहा हूँ, आज आपने ये लाइट मेरे ऊपर रखा हुआ है, मैं आपको नहीं देख सक रहा हूँ, आप देख पा रहे हो। मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं बलोच गुलाम एक जर्मन कंसंट्रेशन कैंप में लाया गया हूँ और मैं यहाँ से निकलूँ तो मैं अपने कौम के लिए जद्दोजहद करूँगा। मैं इस रियासत को तोड़ने का मेरे बस में जो भी होगा मैं करूँगा। अब आप टांग दें, मारें, शूट करें, जो आपकी मर्जी है। फिर उन्होंने मुझे मारना शुरू किया, थप्पड़ों से मारा। थप्पड़ों से मारने के बाद मुझे जो है कुत्ते की तरह एक जंजीर पहना के नीचे बांध दिया। थोड़ी देर के बाद रोटी मुझे ला के ऐसे सामने रखा। मैंने कहा मैं नहीं खाता। मर जाओगे भूखे? मैंने कहा मैं भूखा मर जाऊं, वैसे ही मेरा कौम भूखा है, मर रहा है, तो मैं एक मर गया भूखा तो क्या फर्क पड़ता है, नहीं खाऊंगा आपका खाना। तो ऐसी ऐसी हजरतें मैंने देखी। वहाँ मुझे ले गए पट्टी बांध के, एक मैदान में खड़ा किया। उसके बाद 3 हमारे मरी बलोच उनको लाया और उनको उस सूबेदार मेजर ने बिल्कुल मरी एक्सेंट में बलोची की उनसे और कहा कि जी इसको जानते हो? तो उन्होंने ऐसा मेरी तरफ देखा, ऊपर से नीचे देखा, फिर कहा कि हम इसको नहीं जानते हैं, कभी हमने देखा नहीं। उनमें से एक शख्स ऐसा था जिसके साथ मेरी मुलाकातें होती थी, लेकिन उसने भी देखा, उसने कहा कि मैं नहीं जानता हूँ। फिर उसके ऊपर प्रेशर हुआ कि हमारी इतला ये है कि तुम और ये मिलते रहे हो, तुम जानते हो। उसने कहा साहब मैं नहीं जानता। फिर उसने पूछा कि तुम लड़ क्यों रहे हो? तो उस जवान मर्द मरी ने कहा कि साहब आप लड़ने की बात कर रहे हो, आपने मुझे गुलाम समझा हुआ है, आपने मेरी कौम का इस्तेसाल किया है और आप ये समझते हैं कि मैं लड़ूं नहीं, अपने हकूक़ के लिए मैं हथियार ना उठाऊं, ये तो गलत है। मैं यहाँ से निकलूँगा फिर हथियार उठाऊँगा। तो ये सारे अजितों से गुजरते हुए मैंने अपनी सियासी ज़िंदगी का रुख इसी तरफ रखा कि मज़लूम कौमियत और मज़लूम तबकात को जोड़ते हुए जब तक इस जद्दोजहद को आगे नहीं ले जाएंगे कामयाबी मुमकिन नहीं है। और सारे बलूच लीडरशिप के साथ मेरी मुलाकातें रही हैं, डिस्कशंस रही हैं, सब कुछ मेरा रहा है। लेकिन जिस कदर मीर गौस बख्श बीजंजो को मैंने देखा और पाया, उस पाए का लीडर बलोच कौम ना आइंदा पैदा कर सकता है, ना पहले कभी थे। वो हर मसले को, हर चीज़ को बैनुल अक़वामी तनाज़ुर में देखते थे। उनके ऊपर प्रेशर भी बहुत था। तो मैं उसका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि मैंने उससे सीखा। उनके ऊपर प्रेशर भी बहुत था, कौम का भी प्रेशर था। कभी उसको पंजाबी एजेंट कह के बुलाते थे, कभी उसको मसलियती सियासत का दाई कह के बुलाते थे, लेकिन अंदर से मीर गौस बख्श बीजंजो उसी अपने तकरीर पे खड़ा था जो उसने आज़ाद कलात की असेंबली में किया। अशर क्या हुआ? अशर ये हुआ कि जब वो 88 में इलेक्शन लड़े तो एक बिल्कुल बेनाम आदमी के सामने इन्हीं कौम परस्तों ने मिल करके इत्तेहाद बनाकर मीर गौस बख्श बीजंजो को शिकस्त दी। लेकिन वो फिर कहता क्या है शिकस्त के बाद, जब उसे पूछा गया कि जी आपको इन्होंने शिकस्त दिया, उसने कहा जी मेरे सियासी वारिस यही नौजवान हैं जिन्होंने मुझे शिकस्त दिया। तो मैंने उसी से सीखा है सारी सियासत। मेरी सियासत का महवर मीर गौस बख्श बीजंजो था और मीर गौस बख्श बीजंजो मुझे हमेशा ये कहता था और उसी नक्शे कदम पर मैं चलता रहा कि अगर एक बलोच बज़गर के पसीने से तुमको बदबू आ जाए तो तुम कौम परस्त नहीं हो।
तुम्हें प्यार होना चाहिए, उस बज़गर के पसीने के बदबू से भी तुमको वो खुशबू लगना चाहिए, फिर तुम सही सियासी वारिस हो मेरे। तो मेरी सारी ज़िंदगी इसी कश्मकश में गुजरी। और मीर गौस बख्श बीजंजो का आखिरी दिनों में बार बार सिंध में आना, सिंध के अंदर सियासत करना, सिंध के दौरा करना, वो इसलिए था कि मीर गौस बख्श बीजंजो कहते थे कि जी आइंदा एक ऐसा वक्त आने वाला है अजाब का, जो सिंध और बलूचिस्तान को यूनिटी के बगैर कोई रास्ता नहीं है। अगर उन्होंने यूनिटी नहीं की तो दोनों नहीं बचेंगे। आज मुझे खुशी हुई, मुझे जब ये बलोची ये पहनाया, सबको पहनाया, तो मेरे जहन में ये आ गया कि अजरक क्यों नहीं दे रहे। शुक्र है जो अजरक भी आप लोगों ने हमें दिया, और ये सिंधी बलोच भाईचारे का एक निशान है। मुख्तलिफ अदवार से गुजरे, जेलों में भी गए, MRD की मूवमेंट भी चलाई, लेकिन कहीं भी हमने अपने कदम मेरे डगमगाए नहीं, क्योंकि मैं समझता था कि जो सियासत मैं कर रहा हूँ वो सही सियासत है, और यही सियासत है कि अपने लोगों से प्यार और मोहब्बत करना। आज जिस गोट में हम बैठे हैं, इस गोट को भी, इस गोट के वासियों को भी और अकबर वली को भी मैं सलाम पेश करता हूँ कि जब भी इस गोट पे यलगार हुआ, चाहे MQM का हो, तो मुझे इस गोट ने पुकारा। पीपल्स पार्टी का कोई MNA MPA नजर नहीं आया, मैं आपके साथ खड़ा था। और सिर्फ खड़ा नहीं था, बल्कि नव्वे अजीज़ाबाद को मैंने टेलीफोन करके कहा कि जी अगर ये मसला तुम हल नहीं करोगे, जाके एक अमन उदा कायम नहीं करोगे, वो शोएब बुखारी को मैंने कहा, तो फिर ये जान लो कि हम एक आम माजर के दुश्मन नहीं हैं, और ना हम एक आम माजर से लड़ेंगे। हम अपना स्क्वाड तैयार करेंगे और लंदन जाके अल्ताफ़ हुसैन का कत्ल करेंगे। उस वक्त जब उरूज पे था इनके, उसके बाद उन्होंने मेरा नाम हिट लिस्ट में नंबर 1 डाला, लेकिन मैं यहाँ आके इनके साथ ही खड़ा रहा, इनके साथ बैठा। मैं इनसे गवाह हैं ये मेरे, कोई पीपल पार्टी का लीडर नहीं आया, सब छुपे हुए। मंशियात का जहाँ तक ताल्लुक है, अजीब बात यह है, मंशियात का जहाँ तक ताल्लुक है, और जो लोग इस वक्त मंशियात की तहरीक चला रहे हैं, वो लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन को देख रहे हैं, वरना यही लोग थे जो उज़ैर का जूता चाटने जाते थे लियारी में। अकबर वली गवाह है, जब रहीम बख्श के फातिहे पे मैं आया यहाँ, तो मैंने अकबर वली को कहा लड़ो, बगैर लड़ाई के जान नहीं छूटेगी। तो यही लीडर जो पीपल्स पार्टी के आज हैं, जो करता धरता मल्लीर के बनते हैं, उन्होंने कहा कि जी उनके पास 300 मुसल्ला लोग हैं। मैंने कहा 300 नहीं, 3000 हो। जान छुड़ानी है, लड़ना पड़ेगा। और सलाम पेश करता हूँ अकबर वली के और इसके ख़ानदान को और सिद्दीक गोट के लोगों को कि उन्होंने मुज़ाहिमत की। उन्होंने मुज़ाहिमत की तो जान छूटी। इसके बावजूद के वो जो लीडरान थे मलीर के, वो फिर अकबर वली को कह रहे थे कि जी चलो उज़ैर के पास चलेंगे फैसला करने। आप लोग गवाह हो, उज़ैर अपने उरूज में था, मैंने लियारी से लेकर मल्लीर तक उनकी मुखालफत की। हमारे बलोच उस वक़्त मुझे ये कहते थे, लाला कुछ मत कहो, ये हमारी जान MQM से छुड़ा रहा है। हमने कहा MQM आपका एक बंदा मारता है, ये आपके तहजीब को, आपके कल्चर को, आपके ट्रेडिशंस को तबाह कर रहे हैं। टीवी में मैं आता था, मैं उज़ैर के खिलाफ बोलता था, किसी में ये दम नहीं था। कहीं फौतगी होती थी, मैं आता था, ये लीडर मेरे साथ बैठते थे, और जब मैं बात करता था कि यार ये उज़ैर और इसका गैंग और ये जो वो क्या नाम था, शायद शोएब, क्या नाम, शोएब जहाँ का जो था,
सोहेल डाडा, समझा? तो इनको यार तुम लोग कैसे बर्दाश्त करते हो भाई? आप लोग कम से कम गोट एक दिफाई कमेटियाँ बनाओ, लोगों को हथियार दो, अपना दिफा लोग खुद कर सकते हैं, बलोच हैं आपसे। लेकिन नहीं लला, ये बात मत, यकीन जानो मेरे महफिल में बैठे होते थे और जब मैं ये बात करता था उठ के चले जाते थे, दूसरी तरफ बैठ जाते थे कि जी उनके एजेंट यहाँ हैं। और किस मुंह से कह रहे हैं कि जी हम मंशियात को ख़त्म करने आ रहे हैं? किस मुंह से? सबसे बड़ा मंशियात फरोश का जो दाई था, जो वज़ीर का प्रोटेक्टर था, वो तो पीपल्स पार्टी था, वो तो आसिफ जरदारी था, वो तो फरियाल ठाकुर थी। आप उसी के पार्टी में बैठे हुए। बहरिया टाउन का सिलसिला चला, जैसे दोस्तों ने कहा, बड़े महफिल में मैंने कहा जी ये सरदार, ये जाम, ये सारे ये पहले से बिके हुए हैं, ये आपको बेच खाएंगे और ये चले जाएंगे पीपल्स पार्टी में और उसकी सियासत करेंगे। आखिर में मैं सिर्फ आपके साथ खड़ा हूँगा और मैंने अपना वादा निभाया है और निभाता रहूँगा। लेकिन आप लोगों से एक दरख्वास्त है कि आप नारे तो मारते हो बलोच हूँ, मीर गुल खान नसीर की शायरी भी करते हो, लेकिन आप में वो बलोची खूब मौजूद नहीं है। आप फर्क नहीं कर सक रहे हो जालिम और मजलूम का। एक बलोच के लिए जिस तरह पाकिस्तान का फ़ौज ख़तरनाक है, एक सिंधी के लिए जिस तरह पाकिस्तान का फ़ौज ख़तरनाक है, उतने ही आपके माशरे के अंदर आपका सरदारी निज़ाम आपके लिए ख़तरा है, जो इन फ़ौजियों का दलाल बनता है और सिंध के अंदर सिंध का वडेरा उसका दलाल बनता है और सिंधियों को मारता है। सही कौमी तहरीकें वो होती हैं जो गरीब अवाम के लिए लड़ाई लड़ें। असली कौम ये सरदार नहीं है, ये वडेरे नहीं हैं। असली कौम वो लोग हैं जो हाथ से मेहनत करते हैं। हमारे तहजीब और तमद्दुन को रखने वाले, हमारे शायरी को रखने वाले कौन हैं? हम उसको लूड़ी कहते हैं, जिन्होंने हमारी तारीख को अभी तक बरकरार रखा है। सिंध में उसको कहते हैं भांड है, इसको छोड़ो, लेकिन उसने आपकी तारीख शायरियों के ज़रिए से लिखी है। आपके सारे शायरी जो है उसने मुंजमद करके जमा करके रखे हैं, आप जाके उसी से सीखते हो। आज का दौर, आज जो मैं आपके सामने खड़ा हूँ, इससे बदतरीन दौर इससे पहले कभी आया नहीं है। जैसे मैं पहले कह रहा था, मार्शल लॉ के दौर में अगर हमें गिरफ्तार किया जाता था या कोड़े मारे जाते थे, लेकिन हमें पता तो था कि ये हमारा आदमी किधर है, कौन से जेल में है, सज़ा कहाँ हुई है। आज तो हमारे लोगों को उठा के ले जाके कत्ल करके फेंक दिया जाता है। ये महबूब मिसाल है इस वोट का। सिंध के अंदर से नौजवानों को उठा के ले जाके और कत्ल कर देते हैं और कोई नाम लेवा नहीं है। ये सो कॉल्ड जो अपने को कौम परस्त कहते हैं, उनको मैं कौम परस्त नहीं मानता, ये सिर्फ फ़ोटो सेशन करते हैं। मीटिंग बुला लेते हैं, कोई इशू हो जाए मीटिंग बुला लेते हैं, फ़ोटो खिंचवा लेते हैं, अखबार में दे आ जाता है, बस उनका काम ख़त्म। फिर जाओ बोलो भाई साईं आप क्या करो, बस साईं मैंने तो कर लिया ना, मैंने तो मीटिंग बुलाई थी हैदराबाद में, सब आए थे, मैंने तो सेफ सिंध कमेटी भी बना ली है। इतना उनको इल्म नहीं है कि सेफ सिंध कमेटी पहले से हम लोगों ने कितने साल पहले से कराची में बना चुके हैं और उसके खिलाफ जद्दोजहद हम जारी कर रहे हैं। लेकिन हम नस्ल परस्त नहीं हैं, जैसे खालिद जुनैद साहब ने कहा। हमारे सेफ सिंध कमेटी के अंदर उर्दू बोलने वाला भी है, पंजाबी बोलने वाला भी है, पश्तून भी है, सिंधी भी है, बलोच भी है। तो दोस्तों, मैं इस काबिल नहीं था कि इतना बड़ा आप मुझे एक एजाज़ दें। मैं एक अदना कारकुन हूँ। जब तक मेरे दम में दम रहेगा मैं आपके शाना बशाना हूँ। मैं आपसे वोट मांगने नहीं आया हूँ और ना मैं कभी वोट मांगने आऊँगा। मैं सिर्फ आपको मुनज़्ज़म तहरीक की तरफ दावत दे रहा हूँ।
अंदाज़ा लगाएं कि बैरिया टाउन के ऊपर हम कितना लड़ाई लड़ रहे हैं। हम 4, 6, 8 लोग हैं, कितनी लड़ाई लड़ रहे हैं ताकि हम मलीर के गोटों को बचाएं, मलीर की आबादी को बचाएं। लेकिन यही वडेरे, यही जाम, यही MNAs, यही MPAs लोगों को जाके मशवरा देते हैं कि ये तो 5 पागल लोग हैं, इनके पास तो कुछ भी नहीं है, आप पैसे ले लो, ज़मीन दे दो। और मैं सिद्दीक गोट के लोगों को कहता हूँ, आज बैरिया टाउन काटोर में है, गडाप में है, कल लीडर होगा, क्योंकि यहाँ की इंडिजीनियस आबादी को वो समझते हैं कि गैर कानूनी है सारे। और ये मेगा प्रोजेक्ट्स जब इंटरनेशनल कंपनीज और जब बड़े बड़े आएंगे, समझे ना, तो उसके लिए आप ये यकीन जाने, ना सिद्दीक गोट बचेगा, ना मुराद मेमन गोट बचेगा, ना यहाँ के लोग बचेंगे। इतने साल से जद्दोजहद कर रहे हैं हम, लेकिन अफसोस, गिला मेरा हक है, अफसोस कि लोग हमारा साथ नहीं देते। अगर सिद्दीक गोट के लोगों को पूछो, वो कहेगा वो तो यार काटोर गड्डाप का मसला है, हमारा नहीं है। अगर दरसाना चन्नों के लोगों को पूछो, कहता है अभी तक इधर तक नहीं आए हैं, वो गडाप तक हैं, बाद में आएंगे तो देख लेंगे। इस तरीके से आप लोगों का बचाव बहुत मुश्किल है। आप लोगों को जो इंडिजिनियस पॉपुलेशन है, कराची के अंदर रहते हैं, उनका दिफा करने के लिए हर इलाके में दिफाई कमेटियां और तंजीमें खड़ी करनी होगी, चाहे लियारी हो, चाहे वो हो। अब मैं देखता हूँ सोशल मीडिया में बहुत से होते हैं जी, भ्रंश के हवाले से बलोच इकट्ठा हुए, जिंदाबाद मुर्दाबाद करके चले गए, लेकिन क्या आप लोगों ने इसको रोकने के लिए कोई इकदाम किया है? या खाली प्रेस क्लब के सामने जाके आपने झंडा गाड़ दिया और बोला वाह वाह यार इतने बलोच आए। भाई इतने बलोच तो आए, लेकिन इनको मुनज़्ज़म किसने किया? अभी तक किया है? नहीं किया। इश्यूज़ के ऊपर उठ जाते हैं और इशू के ऊपर उठ के अपना सोशल मीडिया में दे दिया, बस काम हो गया, चले गए। इतना सख्त वक्त है आप लोगों के लिए, मैं आपको कहता हूँ सिंध के वासियों को भी और बलूचिस्तान के वासियों को भी। अब चूंकि हम सिंध में रहते हैं, हमारा पहला हदफ जो है वो सिंध के साथ जुड़कर जद्दोजहद करना है। बलूचिस्तान में अगर सिंधी रहता है, कोई कारोबार के लिए गया है, किसी सूरत में गया है, उसका फ़र्ज़ है कि बलोचों के साथ खड़े होकर जद्दोजहद करे, इसके सिवा कोई चारा नहीं। अब अजीब अजीब हम देखते हैं उस सोशल मीडिया में एक बहस चल जाती है, वो कभी बलोच आता है कि जी कराची बलोचों का है, वो सिंधी आता है नहीं जी ये तो तारीख़ी तौर पर हमारा था, और गुलशन किताब लिख लेता है वो जी ग्वादर तक हमारा था। भाई था ना, अभी तो आपके पास सिंध भी नहीं है, बलूचिस्तान भी नहीं है। आप पहले सिंध और बलूचिस्तान को हासिल करो, फिर बंटवारा करो कौन किसका है। अभी तो अपने मुल्क के खालिक नहीं हो तुम। बंटवारे की बात बाद में है। सिंधी बलोच भाई हैं, आपस में बैठकर तस्फिया भी कर सकते हैं, और तस्फिया करते हैं। बलूचिस्तान को जब भी मुसीबत पड़ी, अभी भी अकबर मुफ्ती के ख़िलाफ़ जो एक्शन हुआ शहीद के, 3 लाख 2 लाख लोग जो है तकरीबन सिंध में आके आबाद हुए। सिंधियों ने नहीं कहा कि तुम बाहर के हो, इधर मत आओ, जाओ। सिंध ने खिदमत की। इसी तरह सिंध ने महाजरों की खिदमत की जब वो आए लुटे पिटे, इनको सवारा के भाई हैं हमारे। महाजरों ने क्या किया वो आप देख रहे हैं। इसलिए मैं ये नहीं चाहता हूं कि बलोच भी माजिर की तरह बने और सिंधी के खिलाफ उठ के खड़ा हो। तो दोस्तों, हमें मिलकर आगे चलना है। मैं फिर आपको दोहरा रहा हूं कि शायद मैं 6 महीने बाद आपके साथ नहीं हूँ, लेकिन आप मेरी बातें याद रखो, और इस बातों के ऊपर अगर आपने अमल किया तो फिर आपको कोई शिकस्त नहीं दे सकता। बलूचिस्तान में
सिंध ने बड़े बड़े ताले आजमाओं को शिकस्त दी है, अंग्रेज़ को शिकस्त दी है, सल्जूकों को शिकस्त दी है, तुर्कों को शिकस्त दी है। तो इसलिए ये तारीखी कौमें हैं, तो बड़े के बड़े कौमों को और रियासतों को शिकस्त दे चुकी है, ये लड़ना भी जानती है, लेकिन इसके लिए मुनज़्ज़म एक तहरीक की ज़रूरत है, जिसमें सिंध के हारी, सिंध के किसान, बलूचिस्तान के बज़गर, बलूचिस्तान के नौजवान, बलूचिस्तान की औरतें, सिंध की औरतें मुनज़्ज़म होकर इस जद्दोजहद को आगे ले जाएं। औरतों को 2 नंबर का शहरी समझा जाता है, बिल्कुल उसको कोई हकूक़ नहीं दिए जाते हैं, खुद हमारे माशरों में भी। आज मुझे बड़ी खुशी हुई जब हमारी बच्ची आरिफा आई और उसने यहाँ तकरीर किया, और इतनी बेहतरीन उसने तकरीर की कि दिल खुश कर दिया कि अब आपकी औरतें जागेंगी तो समझो कौम जाग गया, अगर आपकी औरतें बंद रहेंगी तो कौम बंद है। क्या हमारी औरतें सिर्फ इसलिए हैं कि पीपल्स पार्टी के लिए उनको निकाला जाए और नाच नचाया जाए और ढोल बजाया जाए? क्या ये हमारे ट्रेडिशंस हैं? क्या ये बलोच के रवायत हैं? आपकी औरतों को पढ़ा लिखा होना चाहिए, इस जद्दोजहद में शामिल होना चाहिए, इस जद्दोजहद को लीड करना चाहिए, फिर आप जिंदा कौमें समझे जाएंगे। तो दोस्तों, फिर मैं अर्ज़ करता हूँ, बड़ी मेहरबानी, मैं इसके काबिल नहीं था, मेरा जद्दोजहद कोई ख़ास जद्दोजहद नहीं है, हमसे बड़े बड़े लोगों ने ज़्यादा जद्दोजहद की है, जानें दी हैं। आज भी बलूचिस्तान के नौजवान मारे जा रहे हैं, उठाए जा रहे हैं, कत्ल किए जा रहे हैं, बलूचिस्तान की औरतें मारी जा रही हैं, उठाई जा रही हैं। सिंध में यही हाल है, नौजवान उठाए जाते हैं, कत्ल किए जाते हैं, औरतों की बेहुर्मती की जाती है। और ये रियासत बिल्कुल एक फ़ौजी रियासत बन चुका है, ये रियासत का वजूद बिल्कुल ख़त्म है, ना पार्लियामेंट को कोई इख्तियार है, ना जजों को कोई इख्तियार है, ना किसी और को इख्तियार है। एक कॉरपोरेट पाकिस्तान आर्मी के मातहत हम आ गए, और ये फ़ौज इतनी शरीयत कर चुकी है यहाँ पर कि ये अपनी इंडस्ट्रीज़ भी चला रही है, ये अपने एयरलाइन भी चला रही है, ये अपने ट्रैवल एजेंसी भी चला रही है, ये स्कूल भी चला रहे हैं, ये पूरे माशरे को तबाह करने की तरफ ले जा रहे हैं, और इसको और कोई नहीं रोक सकता। तो अभी कम से कम नवाज़ शरीफ के इस बयान को अगर वो बदल न जाए, हम सराहते हैं कि कम से कम पंजाब से, जो वक्त हम कहते थे कि पंजाब लीडर पैदा करे, तो अगर पंजाब ने वाकई एक लीडर पैदा किया है, तो ये लीडर को मैं बिल्कुल वाज़ेह तौर पर कहता हूँ कि अगर आपने इस फ़ौज को लगाम देकर इस बाजवा माजवा को, इनके करप्शंस को पकड़ के इनको सज़ा नहीं दी और इनको बैरकों में नहीं भेजा, तो सिंधी, बलोच, पश्तून इस मुल्क में नहीं रहेगा। मैं सिर्फ आपके सामने नहीं कह रहा हूँ, मैंने ISI के दफ्तर के बिल्कुल सामने, वो जो हुआ था हमारे वकीलों का ये, उसके सामने, सारे लीडरशिप के सामने ये बात कही, ये जानते हुए कि जी ना मेरे कौम में कोई सलाहियत है, ना मेरे लोगों में कोई सलाहियत है, ये जानते हुए सिर्फ इसलिए ये बात मैंने की कि कम से कम सिंधी, बलोच, पश्तून, दूसरी जो पिसी हुई कौमियतें और तबकात हैं, उनको कम से कम इस डर से तो निकालूं, अपना कुर्बानी दे के डर से तो निकालूं कि भाई कोई तो है जो बोलता है, नाम लेके बोलता है, वरना इक़्तिदार में जाना कोई मुश्किल बात नहीं। 2008 में जब पीपल्स पार्टी जीती, मेरे पास पीपल्स पार्टी वाले आए, आगा सिराज दुरानी आया 3 मरतबा कि जी हमारे पास लीडर नहीं कराची में। मैंने कहा मैं तो कराची का लीडर नहीं हूँ, मैं तो पूरे पाकिस्तान का लीडर हूँ भाई। नहीं, हमारे पास बलोचों में नहीं है। और हकीम का नाम लेके, हकीम नाकारा है, बेकार है, नबील कबूल वो बेकार है, हमको आप जैसा आदमी चाहिए। मैंने कहा मैं इस उम्र में अपने को नंगा करूँ? नहीं, आपको पता नहीं है, आसिफ जरदारी साहब ने कहा है कि मैं किसी के पास खुद चल के नहीं गया हूँ, सब मेरे पास आके शामिल हुए हैं, लेकिन आपके पास
मैं चल के आऊँगा और इतना बड़ा इवेंट बनाएंगे कि आप खुद हैरान हो जाएंगे, और फिर सेनेट के इलेक्शन में आपको हम सेनेटर बनाएंगे। मैंने कहा भुट्टो के पीपल्स पार्टी में मैं नहीं गया, बेनज़ीर के पीपल्स पार्टी में नहीं गया, अब तो पीपल्स पार्टी ही नहीं है, अब तो जरदारी है, इसकी पार्टी में कैसे जाऊँगा? तो ये आप भूल रहे हैं, मैं अपने को नंगा नहीं करूँगा। कहते आप फिर कह रहे हैं नंगा नहीं करूँगा, नहीं। कहने लगा यार बात सुनो, नज़रियाती सियासत ख़त्म है, यहाँ कोई नज़रिया नहीं है लोगों में, समझा? लोग देखते हैं किसके पास पैसा है, किसके पास दौलत है, किसके पास गार्ड हैं पीछे बैठे हुए और वो जा रहा है और उसको लोग फिर निकल के सलाम करते हैं। मैंने कहा वो निकल के सलाम करते हैं, पीछे जैसे आप गुजर जाते हो तो गालियाँ देते हैं, बूंदा देते हैं। तो मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ना मैं किसी गार्ड के सहारे से लोगों में जाना चाहता हूँ, मैं अकेला। मुझे लोग कहते हैं मैं अकेला गाड़ी में हर जगह घूमते हो, यार तुम्हारी इज्जत कौन करेगा? मैंने कहा इज्जत करें या नहीं करें, मैं अपने मिशन में निकला हूँ, कामयाब हूँगा नाकाम हूँगा, नाकामी तो सवाल पैदा नहीं होता। मुझे यकीन है कि मेरे दौर में अगर कामयाब नहीं भी हुआ, आगे चलकर ये तहरीक ज़रूर कामयाब होगी। तो इसलिए आप लोगों का बड़ा शुक्रिया, मेहरबानी अकबर वली का, सिद्दीक कोट के बाशिंदगान का। लेकिन एक अफसोस है कि सिद्दीक कोट के बाशिंदगान सब के सब मुझे जानते हैं, रिश्तेदार भी हैं, ये नहीं कि अलग हैं, रिश्तेदार भी हैं। उनको चाहिए था कि आज अगर उन्होंने सुना, जैसे मैं उनके लिए खड़ा होता रहा, उनको आज यहाँ आना चाहिए था सबको। यही हमारी कमजोरी है। तो बड़ी मेहरबानी दोस्तों, बड़ा शुक्रिया। मैं आप लोगों का खादिम हूँ। जब भी आपको मेरी ज़रूरत पड़ेगी, मेरे खून की ज़रूरत पड़ेगी, मेरे सर की ज़रूरत पड़ेगी, मैं हाजिर हूँ। मेहरबानी। बेशक वाजा मैं मरूची के मराठी से मेहमान विकास वाजा यूसुफ मस्ती खान तो मैं वाजे वक्त शहर नजर कर गया था, बोले शहर आवाज़ी चीज लगा गया जी पाछी जगह तो इजाज़त दे, मैं कई बार सब आना नहीं असल चुशें के लाते जगह लफ्ज़ कोट्टा के मर्दों यकिया बेगलाई यकी की तौसीफ़ा बिका बोलो चुशें जागे अमा के नज़रियाती संगत के अमा वाद ऐसा अमरा बितगा आयनी का गोश्तगी अब दो गाल ऐसा देमा इरकनक भी बेगिंदे आयक मस्तर साड़ाओ तौसीफ़े बितका गुलकन नसीर विशी ब्याहो मुरीद ब्याहो मुरीद ब्याहो मुरीद दीवानगी ब्याह ब्याह के दीवाने कनु मौलानगो मस्तानगी सोद का तरा इश्के ज़रा मारा गमा कुर्ता कबाब सूद का तरा इश्के ज़रा मारा गमा कुर्ता कबाब तो हानुले दर्दा ज़रे मापा वतन दीवानगी तो हानुले दर्दा ज़रे मापा वतन दीवानगी तो हानुला इश्तो शुते माड़ियाँ मीरे चाकरे तो हानुला इश्तो शुते माड़ियाँ मीरे चाकरे माँ हानुले मुल्का नदूं जौरी बता दीवानगी दिलमानगी इस्ते वतन प मक्का लुच्चे मलंगा गुशते इस्ते वतन प मक्का लुच्चे मलंगा गुशते मैं मक्का मासित वतन नैलू वतन शाहानगे नैलू वतन शाहानगे परदेश तोमा मक्का शहरा ज़हीर नाले छिए न परदेश तोमा मक्का शहरा ज़हीर नाले जते माँ कप्ता जिंदान था शहर जनू रंदानगे चुने शहर सब राज बात इसको का जी इसका जियो जी सर वादे के पपलोचा जहाँ तंग विविध लाप रो को बदन लू चुचू बदरंगा विविध हक्कित के पचुशे वारो हराबे जिंदा माड़ी बुसुचंत सर बुरवंत पदा जंग भी बस आमानी होती मराठी से गुड्डी सिंसरा सरबित तक
और मैं एक शायर उर्दू तो का वाना कि मैं पता वती मर्ची गई पाकवा जाए ये दीवाने के तवार जना वाश में मेहनत गे वो इदाचे मनी किस्ते ची हलास भी और दीवाने जिंदा है हलासी गुड्डी जा रहा वाजा पाकवा जा वजनते शायर उर्दू तो कैसे कि तरक्कियों के दौर में उसी का जोर चल गया, तरक्कियों के दौर में उसी का जोर चल गया, बना के अपना रास्ता जो भीड़ से निकल गया। तरक्कियों के दौर में उसी का जोर चल गया, बना के अपना रास्ता जो भीड़ से निकल गया। सुलग उठेंगे जाने कितने दिल असद के आग से, सुलग उठेंगे जाने कितने दिल असद के आग से, अगर हवा के रूबरू मेरा चिराग जल गया। माँ दावत दे वाजा अकबर वली साहिबा क्या चीफ ऑर्गेनाइजर मास्टर बख्श लाइब्रेरी है वो अंजुमन बाशिंदगान सिद्दीक में तक वो या मैं एक ऐसे सोशल चागिर्दी सियासी वो मैं छोड़े सपोर्टा मुदाम मैं मसाड़ियन माँ वाजा अकबर वली दसबंदी करना के बैठ वो वाजा नहीं मेहनता में बेगे तो गुड्डी गुश्ता काम बेदन। स्टेज पे तशरीफ़ फरमा मेरे मोहतरम मेहमान गिरामी और आज के इस पुरवकार तकरीब में शरीक मेरे दोस्तों साथियों अस्सलाम वालेकुम। मैं एक शेर के चंद अशार आज के इस तकरीब के रोरवां आज की इस तकरीब की शान जनाब यूसुफ मस्ती खान के नाम मंसूब करता हूँ। मेरे हाथ में कलम है, मेरे जहन में उजाला, मेरे हाथ में कलम है, मेरे जहन में उजाला, मुझे क्या दबा सकेगा, मुझे क्या दबा सकेगा कोई जुल्मतों का पाला। मुझे फिक्र है अमन आलम, मुझे फिक्र है अमन आलम, तुझे अपनी ज़ात का गम, मैं तुलू हो रहा हूँ तो गुरूब होने वाला। ये शेर मैंने इसलिए आज के इस तकरीब के रूरां के नाम से मंसूब किया है कि आलिया चंद पिछले दिनों जो इनकी एक तकरीर वायरल हुई थी जहां इन्होंने बवांगे दोहल इस मुल्क पे बरसरे बेकार या इस मुल्क पर काबिज उन कुव्वतों को वहां उनके सामने ललकारा और यहाँ पर पार्लिमानी सियासत करने वाले सब अपना जो है मुंह छुपा रहे थे और कहा था मेरे इस अजीम लीडर ने कि यही लीडरान उनके सामने बात भी नहीं कर सकते क्योंकि इनको आगे भी सियासत करनी है, उनको आगे भी इलेक्शन लड़नी है, इसलिए वो अब की बात नहीं कहेंगे। फौज को बैरकों में वापस जाना है इसलिए कि वो ग्रुप हो रहे हैं। मज़ीद ये कि मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, तंगी वक्त को मलूज़ खातर रखते हुए यही कहूँगा, एक बलूची शेर कहकर अपनी में जगह लूँगा। पाओ बिदे गुटगीर बेखन, पाओ बिदे गुटगीर बेखन, दौरा बेकुश दसगीर बेखन, च जिंदे वशे लिज्जता दाइम मना दिलगीर बिगन, तो वादे कहरे आक में, तो वादे कहरे आक में, ओलाक मन दाइम गमे, तो वादे कहरे आक में, ओलाक मन दाइम गमे, दारे कदबों मना तो जंग, दारे कदबों मना तो जंग, खुट्ठन तई तीरो तो बंग।